हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था, मतलब डिटेल से नहीं, बस उसका एक फ्लो चार्ट बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स के बाद ये बोला था कि मैं बाकी इसका जो डिटेल है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला टाइप है बच्चों वो है फिजन। ओके, फिजन का मतलब होता है किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देना या काट देना। मैं सीधी भाषा में बात यही है कि अगर आप किसी एक सेल को दो बराबर हिस्सों में काट रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज फिजन। इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, हमेशा इसमें दो नए इंडिविजुअल मिलते हैं जो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में जो होता है वो हमेशा एक जो सेल होती है वो दो बराबर हिस्सों में टूटती है, और जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें एक जो सेल होती है वही बहुत सारी नई सेल्स बनाती हैं। मैकेनिज्म क्या है वो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। सो बाइनरी फिजन ऑलवेज वन सेल स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। एग्जाम्पल इज मैनी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम एंड लेशमैनिया। लिशमानिया इज द ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोटोजोआ है, जो कि आपको कालाजार नाम की बीमारी करता है। ओके, मल्टीपल फिजन में एक ही सेल जो होती है बहुत सारी डॉटर सेल बनाती है। एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम, बेस्ट एग्जाम्पल है मल्टीपल फिजन का, और इसका मैकेनिज्म क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है अपने को। ओके, अब बाइनरी फिजन अपन स्टार्ट करें तो आई थिंक आपको फिजन समझ में आ गया कि जब आप एक सेल से दो नई सेल्स बनाते हैं तो इट इज कॉल्ड एज फिजन। We have two types of fission, binary fission and the multiple fission. बाइनरी फिजन के बारे में मैं आपको बताऊं तो बाइनरी फिजन जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। याद नहीं भी होगा बच्चों तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगर आप सेल को 20 से काटते हैं तो इट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और अगर ऐसा काटते हैं तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। टेंशन नहीं लेना है, याद नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। आप सेल को ऐसा भी काट सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में, आप सेल को ऐसा भी काट सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में, आप सेल को ऐसा भी काट सकते हैं दो इक्वल भाग में। अल्टीमेटली बाइनरी फिजन इज द मैकेनिज्म जिसमें एक सेल दो बराबर हिस्सों में टूटती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, जिसको आपको मैंने पहली स्लाइड में इसका डायग्राम बताया भी था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक पेरेंट सेल है। देखिए इसमें क्या हुआ, एक पेरेंट सेल जो है वो धीरे धीरे इसमें डिवाइड करने लगी। डिवाइड होने के बाद दोनों चीजें डिवाइड हुई। डिवाइड होने के बाद दो न्यूक्लियस बने और दो डॉटर सेल बनकर जो है प्रोड्यूस हुए। मतलब एक जो अमीबा है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मतलब फिजन हुआ, और फिजन से दो नई सेल्स बनी। मैं आपको अमीबा का फिजन जो है वो बताती हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा है, ये अमीबा का बच्चों न्यूक्लियस है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये अमीबा का न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है ये है अमीबा का साइटोप्लाज्म। सो वी हैव साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस इन द सेल व्हिच इज कॉल्ड एज अमीबा। अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट विल हैपन, अब ध्यान से समझिएगा कि होगा क्या। होगा ये कि आपकी ये जो सेल है वो क्या होगी, डिवाइड होना शुरू होगी। अब जब डिवाइड होना शुरू होगी तो होगा क्या, होगा ये कि डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा, ध्यान से समझिए, साइटोप्लाज्म डिवीजन भी होगा, ध्यान से समझिए, और न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। दोनों चीजें इक्वली डिवाइड होंगी, दोनों चीजें, न्यूक्लियस भी डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। जब डिवाइड होंगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो अमीबा है उसके बीच में से, ध्यान से समझिए, उसके बीच में से ऐसी एक स्लिट गुजरेगी, या मैं कहूँ कि एक दीवार बनेगी जहाँ से डिवाइड होना होगा। अब यहाँ से अमीबा क्या करेगा, यहाँ से क्या होगा बोलिए, यहाँ से होगा ये कि आपकी अमीबा जो है वो यहाँ से टूटना शुरू होगी, या ये कहूँ कि यहाँ से डिवाइड होना शुरू होगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो आपका जो अमीबा है वो बिल्कुल इस तरीके का आपको कुछ समय के बाद दिखाई देने लगेगा, और ये दिखाई देगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो भी 20 से डिवाइड हो रहा है।
अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप आए तो आपका अमीबा जो है वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और इसके पास ये नया न्यूक्लियस, ये नया न्यूक्लियस इसके पास आ गया, और इक्वल जो है साइटोप्लाज्म भी बन गया। यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म इक्वल अमाउंट में आ गया। तो ये बात आपको समझ में आई। जब डीएनए यहाँ पर डिवाइड हुआ तो इट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, या इसी को आप क्या कहते हैं, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। ये दोनों क्या बनी, ये दोनों बनी डॉटर सेल्स। क्या बनी, डॉटर सेल्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों क्या हैं, डॉटर सेल्स। सो वी हैव न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इन द अमीबा। कुछ समय के बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड होगा। जब 2 भागों में, देखो 2 ऐसा फैल गया है ना अमीबा, मतलब 20 से कटेगा न्यूक्लियस। जब 20 से न्यूक्लियस को डिवाइड होना है तो डीएनए भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। डीएनए को डिवाइड करना, इसे आप डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए कॉपी कहते हैं। अब ये जो 2 आपकी डॉटर सेल बनी, इसका डीएनए आपके पेरेंट की तरह नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें एरर के चांसेस बिल्कुल नेग्लेजिबल है। पर यही अगर सेक्सुअल होता ना तो एरर होता। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में आपने देखा कि 2 सेल आपने एक से बनाई। ऐसा ही जो नेक्स्ट, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सेल डिवाइड होना शुरू हुई, लंबी हो गई, 20 से कट गया, 2 डॉटर सेल बन गई। इसमें किसी भी प्रकार का बहुत स्पेशल कोई साइंस नहीं है, इट इज वेरी इजी बिजी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब आपको पढ़नी है वो है डिवीजन। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाती हूँ, देखिए कैसे हुआ। ये देखिए बहुत बढ़िया टाइप का डायग्राम बना है। यू हैव टू प्रिपेयर दिस डायग्राम फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, so we have euglena. Okay, euglena is the connecting link between the plant and the animal. अगर इसको लाइट में रख देते हैं बच्चों तो ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है, और अगर डार्क में रख दोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, रेस्पिरेशन करने लगेगा और जीवित रहेगा। सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। लंबी है, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो वेस्ट वाटर होता है उसको बाहर करता है। न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए है। न्यूक्लियस देखिए लंबा हो गया, डीएनए कॉपी होकर आधा डीएनए इधर चला गया, आधा डीएनए इधर चला गया। उसके बाद 2 न्यूक्लियस बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। यहाँ पर डिवीजन की स्लिट बनी, धसाव बना। धसाव बना तो देखिए ध्यान से देखिए, न्यू फ्लैजिला भी यहाँ उगा। फ्लैजिला जिससे मूवमेंट होता है, फ्लैजिला है ये जिससे वो चलता है। यहाँ पर नया फ्लैजिला भी उगना शुरू हो गया था। धीरे से यहाँ पे एक डिवीजन स्लिट बनी, स्लिट का मतलब धसाव बना। 20 से ये ऐसा करके कट गया। अब देखिए 2 डॉटर यूग्लिना बन गए। तो आपके पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ मतलब डीएनए रेप्लिकेशन जो है शुरू हो गया। उसके बाद फ्लैजिला भी उगना शुरू हो गया था। उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो गया। यहाँ पर जो है आपके देखिए 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी बन गए। मतलब डीएनए जब डिवाइड होता है और जब 2 न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं तो पूरा सेल का जितना सिस्टम है वो भी इक्वल भागों में बनकर डिवाइड होता है। तो ये टेंशन मत लेना कि बस न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म भी बनता है और सारे सेल ऑर्गेनल भी बनते हैं। न्यू फ्लैजिला बने और यहाँ से कटकर 2 यूग्लिना का फॉर्मेशन हुआ। सो इट इज द डॉटर सेल ऑफ द यूग्लिना, दिस इज द पापा सेल ऑफ द यूग्लिना और द पेरेंट सेल ऑफ यूग्लिना। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आया। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए बाइनरी फिजन के बच्चों। एक मैंने बताया आपको अमीबा, दूसरा मैंने आपको बताया यूग्लिना। अमीबा में कैसे डिवीजन हुआ वो मैंने आपको बताया। प्रोसेस सेम है, बस इसकी जगह पर आपको क्या रख देना है, अमीबा। ठीक है, अमीबा की सेल का डायग्राम रख देना है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे होशियार बच्चे हैं, इतना तो आप सीख ही सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग इज मल्टीपल फिजन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखिए क्या होता है मल्टीपल फिजन में। ओके, जब मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है ध्यान से देखिए क्या होता है। मलेरिया हुआ होगा बहुत सारे लोगों को, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे होंगे, तो उनको ये पता है या वो खुद जानते हैं कि मलेरिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे व्यक्ति को हो ही जाती है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। तो जब मच्छर काटता है तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है।
अब वो ब्लड सर्कुलेशन में होते हैं, जो प्लाज्मोडियम उसके मुंह से निकलता है पूरे ब्लड में आ जाता है। अब वो सबसे पहले तुम्हें पता है कहाँ जाता है? वो जाता है तुम्हारे लीवर में। कहाँ जाता है? लीवर में। क्यों जाता है मैडम? लीवर में ही क्यों जाता है? क्योंकि लीवर में सबसे अधिक खाना पीना होता है बच्चों, इसलिए वो सबसे पहले कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। तो मच्छर ने तुम्हें काटा तो जितना भी प्लाज्मोडियम था वो कहाँ चला गया? लीवर में चला गया। फिर वहाँ से घूमते 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 वो कहाँ चला गया? वो चला गया आपके लीवर सेल में। अब लीवर सेल में जो देखिए क्या कहानी है, कहानी ये है कि ये है आपकी लीवर सेल। ध्यान से समझिए कि ये क्या है? आपकी लीवर सेल है, ठीक है, ये है आपकी लीवर सेल। या ये कहूँ कि ये जो है आपका प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये किसके अंदर घुसा हुआ है? ये घुसा हुआ है आपके पूरे लीवर सेल्स के अंदर। अब प्लाज्मोडियम सेल के ऊपर देखो ये क्या बनी हुई है? ऑरेंज ऑरेंज ये बनी हुई है सिस्ट। क्या बनी हुई है? सिस्ट, ठीक है। सिस्ट क्यों बनी हुई है मैडम? देखो बेटा, जब प्लाज्मोडियम जब जाता है ना तो उसको बहुत समय के लिए लीवर में रहना पड़ता है। जब बहुत सारे समय के लिए लीवर में रहना पड़ता है तो वो अपने ऊपर एक कठोर दीवार बना लेता है। क्यों? ताकि कोई और WBC आके उसे खा ना जाए, मार ना डाले। तो वो क्या करता है? उस कठोर दीवार के अंदर जो आपकी टफ वॉल है उसके अंदर सोया हुआ रहता है। सो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये देखो ब्लैक ब्लैक क्या है? ये है सेल, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म। अब ध्यान से समझना क्या होता है। सिस्ट तो वैसा ही रहेगा, पर ध्यान से देखो क्या करता है। होता यह है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है। न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहेगा, ओके। न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड होगा। ये देखो न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि जब हम प्लाज्मोडियम में, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाती हूँ कि होता क्या है। कि जब हम लोग प्लाज्मोडियम में डिवीजन करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ। सपोज दैट कि ये एक लीवर सेल है। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, या मैं किसी और स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड किसी में बना के दिखाती हूँ आपको, ओके। सो मल्टीपल फिजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मल्टीपल फिजन में होता क्या है कि आपका जो प्लाज्मोडियम है वो लीवर सेल के अंदर घुसा हुआ है, ठीक। सो सपोज दैट कि मेरा ये लीवर सेल है, ओके। लीवर सेल में सबसे अधिक खाना होता है, इसलिए प्लाज्मोडियम उसके अंदर घुसा हुआ रहता है। अब ये जो है, ये है आपका लीवर सेल के अंदर, ये है आपका सिस्ट। क्या है? सिस्ट। सिस्ट क्या होता है? इट इज द टफ वॉल कह सकते हैं। इट इज द TOUGH, टफ वॉल है ये, ठीक है। आप समझिएगा इसके अंदर क्या है? इसका न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर है आपका प्लाज्मोडियम, सिस्ट के अंदर। सो ये हो गया आपका प्लाज्मोडियम। तो अंदर जो मैंने ब्लू बनाया है इट इज द प्लाज्मोडियम। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो जो रेड कलर की है वो है प्लाज्मोडियम, जो बाहर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है इट इज द सिस्ट, और अंदर जो दिखाई दे रहा है वो है प्लाज्मोडियम। अब होता क्या है कि अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बनाती हूँ, देखिए। तो ये हो गई आपकी लीवर सेल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये हो गई आपकी लीवर सेल, ओके। ये हो गया आपका सिस्ट, ओके। और ये हो गया है आपका प्लाज्मोडियम, ओके। हुआ क्या? ये प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस, ये प्लाज्मोडियम का क्या हुआ? न्यूक्लियस, और चारों तरफ जो चीज पाई जा रही है वो है उसका साइटोप्लाज्म। सो ये क्या हो गया? इसका साइटोप्लाज्म, ओके। ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम आपको स्कूल में बनाना है। ये क्या हो गई? सिस्ट, और ये क्या हो गया? लीवर सेल। हाँ मैडम, इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें होगा फिजन। इसमें क्या होगा? फिजन। तो होता क्या है कि इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है बच्चों? न्यूक्लियस। ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या कि इस प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस ब्लू कलर का है, तो पहले मैं न्यूक्लियस बना लेती हूँ। तो इस प्लाज्मोडियम ने बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड किए, ओके। ध्यान से समझिएगा, इस प्लाज्मोडियम ने न्यूक्लियस को डिवाइड किया, ओके। तो इस स्टेप में क्या हुआ? सबसे पहले इस स्टेप में हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन। किसका डिवीजन हुआ बच्चों? न्यूक्लियस डिवीजन। अब न्यूक्लियस डिवीजन बस हो गया है, ध्यान समझिए। अब धीरे धीरे इसके चारों तरफ क्या बनने लगेगा? धीरे धीरे इसके चारों तरफ बनने लगेगा साइटोप्लाज्म। क्या बनने लगेगा? साइटोप्लाज्म। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। जब हम अगले स्टेप में जाएंगे, ध्यान से समझिए, जब हम लोग अगले स्टेप में जाएं, जो कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ, सो व्हेन वी गो टू नेक्स्ट स्टेप, तो ये आपकी लीवर सेल हो गई, ओके। उसके बाद ये आपका हो गया सिस्ट। ये क्या हो गया आपका? सिस्ट।
सिस्ट के अंदर वी हैव सो मैनी प्लाज्मोडियम, सो मैनी, ठीक है, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम अब क्या हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस भी मैं बना देती हूँ, ये देखिए। अब आपको समझ में आया कि हुआ क्या। अब होगा ये कि सिस्ट का क्या होगा, दीवार पे लोड बढ़ेगा। जब दीवार पे लोड बढ़ेगा तो होगा ये कि आपकी ये जो प्लाज्मोडियम, जो आपका लीवर सेल है, ये बस्ट हो जाएगी। जब लीवर सेल बस्ट हो जाएगी तो होगा क्या, लीवर सेल बस्ट हो जाएगी तो जितना प्लाज्मोडियम है वो सारा प्लाज्मोडियम जो है वो बाहर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट डायग्राम में क्या होता है, ये लीवर सेल बस्ट हो गई, ठीक है, ये सिस्ट भी टूट गया। जब ये सिस्ट टूट गया तो सारे जितने प्लाज्मोडियम थे वो सब क्या हो गए बच्चों, वो सब बाहर आ गए और फिर वो नए सेल को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, मेरी बात और मेरे डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। सो वी हैव, ध्यान समझो, वी हैव नंबर 1, वी हैव प्लाज्मोडियम, वी हैव लिवर सेल। ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं, जो रेड कलर का आपको दिखाई, ध्यान से समझिएगा, जो रेड कलर का है उसे आप कहते हैं, जो रेड कलर का है उसे आप कहते हैं लिवर सेल। ओके, लिवर सेल के अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम घुसे हुए हैं, पर इसके अंदर सिस्ट बनी हुई है। सिस्ट क्यों बनी हुई है, क्योंकि बाजू के आसपास की आने वाली WBC इसको मार ना दे, तो सिस्ट बना के रखा है अपने ऊपर, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है सिस्ट, ताकि आसपास वाली WBC आके उसे मार ना दे। अब अंदर ही अंदर सबसे पहले वो क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवीजन। अभी सेल तो ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा। एक बार न्यूक्लियस बन गया है तो अपने आप वॉल, साइटोप्लाज्म सब बन जाएगा। उसके बाद देखो साइटोप्लाज्म बन रहा है, न्यूक्लियस बन गया, साइटोप्लाज्म बना, धीरे धीरे वो प्लाज्मोडियम डेवलप हुआ, धीरे धीरे सेल पे लोड बढ़ा, सेल फट गई, सिस्ट फटा, क्योंकि अब जो है वो प्लाज्मोडियम के लिए फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो लीवर सेल को भी फाड़ देगा, क्योंकि लोड बढ़ गया, बहुत सारे प्लाज्मोडियम अब सिस्ट के अंदर हैं, सिस्ट भी टूट जाएगी, लीवर सेल भी टूट जाएगी, प्लाज्मोडियम बाहर आ जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा और नई सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू करेगा। ओके, अब आप इसी डायग्राम को यहाँ पर देखिएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। इधर देखिए, हुआ क्या कि ये पूरी कहानी किसके अंदर है, लीवर सेल के अंदर। किसके अंदर है, लीवर सेल के अंदर। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, ऊपर क्या है, सिस्ट है। उसके बाद अंदर ही अंदर न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस के ऊपर साइटोप्लाज्म बना, पूरी बहुत सारी जो है प्लाज्मोडियम बन गई। उसके बाद ये लीवर सेल भी बस्ट हो गई और सिस्ट भी बस्ट हो गया और बहुत सारे प्लाज्मोडियम ब्लड सर्कुलेशन में बाहर आ गए। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास सिस्ट के अंदर कितना सेल था प्लाज्मोडियम का, एक। उसके बाद क्या डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस। उसके बाद क्या बना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। सिस्ट पे लोड बढ़ा, सिस्ट फट गया और उसके बाद क्या फट गई, आपकी लीवर सेल। जैसे ही बहुत सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकले तो ने और भी लीवर सेल को इन्फेक्ट किया। सो दिस इज द मल्टीपल फिजन। वी हैव ओनली वन सेल बट वी फॉर्म सो मेनी सेल्स inside the cyst. What is the binary fission? We have only one cell and there is ability to produce only two cells. This is the binary fission. But if I have only one cell but I have ability to produce so many cells from the one, this is called as multiple fission. तो आई होप कि मल्टीपल फिजन आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि जो डायग्राम्स मैंने आपको बनाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट मेथड इज द बडिंग। नेक्स्ट मेथड इज द बडिंग। बडिंग का मतलब ये है कि सपोज दैट कि मेरे पास एक कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको मैंने कह दिया हाइड्रा, इसके ऊपर एक छोटा सा बड निकला, उसके बाद ये बड बड़ा होता गया, बड नीचे गिर गया और उसके बाद उसने नए हाइड्रा को जन्म दिया। दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। सो बडिंग इज द प्रोसेस जिसमें एक छोटा, देखो वही लिखा हुआ है, एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं बड। बड जो है वो क्या करेगा, जब भारी हो जाएगा ना या पानी का बहाव आएगा, जनरली पानी वानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में आता है, तो बड जो है वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा फिर चिपक के वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। बेस्ट एग्जांपल इज द ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट का तो डायग्राम भी आपने देखा होगा जब आपकी मम्मियां ब्रेड बनाती हैं, मेरी बात ध्यान समझना। तो जो ईस्ट डालती है ना वो उसका अमाउंट बहुत कम होता है, फिर ईस्ट को क्या करते हैं, उसको आटे में डालकर कुछ समय छोड़ देते हैं। तो होता क्या कि ईस्ट जो है वो बडिंग करता है, अपने बड बनाता है ऐसे, फिर बड गिरता है आटे में, फिर वो नए ईस्ट बनाते हैं। तो बडिंग इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें नए नए बड बनकर गिर कर फिर नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ईस्ट। सो ठीक है, तो आपकी मम्मी ने ब्रेड में एक ईस्ट डाला, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन लिया, ईस्ट में क्या है, छोटा सा देखो बड बना,
यहाँ से देखो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन, बड कॉपी हो रहा है। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बड बना और उसके बाद दूसरे बड बने, पेरेंट ईस्ट बना, एक के साथ 2 4 5 बड भी बन सकते हैं। यहाँ से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो देखो एक इधर चला गया, मतलब ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो उधर चला गया, फिर इसका डिवाइड हुआ तो उधर चला गया, तो एक बर्ड में 2 से 4 बर्ड बन सकते हैं। ये बर्ड वापस से नीचे गिरे और फिर से वही कहानी शुरू हो गई। सो बडिंग इज द प्रोसेस, बडिंग इज द प्रोसेस जिसमें वैक्यूल में क्या भरा होता है, पानी। ओके, सो बडिंग इज द प्रोसेस जिसमें एक छोटा सा बड बनता है, बड में फिर उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद आधा न्यूक्लियस बड के पास चला जाता है, बड जमीन में गिर जाता है या जिस भी चीज में गिरना है गिर जाता है, फिर अटैच होकर वो एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ठीक है, तो बडिंग में आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इट इज अ वेरी इजी बीजी एंड सिंपल डायग्राम, प्लीज इसको बनाइएगा। ठीक है, ये एग्जाम में ही ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ऐसे ही बिल्कुल आपको ड्रॉ करके आना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बार बार वीडियोस को देख के स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, ठीक। नाउ थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द स्पोर फॉर्मेशन। मैं इसको आपको एक डायग्राम से बनाती हूं या समझाती हूं, ध्यान से समझिए क्या है। ये राइजोपस का डायग्राम है। ठीक है, राइजोपस जैसे आप ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है, राइजोपस का डायग्राम है ये, ध्यान से समझिए क्या होता है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल, इसको आप कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम। जब स्पोर डिवाइड होकर लोड बढ़ता है तो स्पोरेंजियम बस्ट हो जाते हैं और स्पोर बाहर निकलकर नीचे गिर जाते हैं और वो एक नए ब्रेड मोल्ड को डिवाइड बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। ये जो स्पोर आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल बॉडी है। इनके चारों तरफ एक थिक वॉल पाई जाती है जिसे आप कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। उसके बाद ये जो स्पोर होते हैं इनमें छोटे छोटे जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 4 से 16, 32 ऐसे डिवाइड होकर स्पोरेंजियम के अंदर लोड बढ़ता है और स्पोरेंजियम बस्ट हो जाता है। जब स्पोरेंजियम बस्ट हो जाता है तो ये स्पोर वापस से जमीन में गिरते हैं और फिर एक ऐसा स्पोरेंजियोफोर या एक पेड़ का फॉर्मेशन करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब मैं क्या समझा रही हूँ। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब बेसिकली स्पोर बनते हैं। स्पोर एक एसेक्सुअल बॉडी है जो 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड हो जाती है। स्पोर जिसके अंदर बनते हैं बच्चों उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज द घर जिसके अंदर स्पोर बनता है। उसके बाद ये स्पोर अंदर ही अंदर डिवाइड होते हैं। उसके बाद इस स्पोरेंजियम मतलब दीवार पे लोड बढ़ता है, स्पोरेंजियम फट जाता है, ये स्पोर नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद वो जमीन से अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद वो फिर से उग जाते हैं नए स्पोरेंजियोफोर को। सो व्हाट इज द स्पोर? स्पोर इज द एसेक्सुअल बॉडी जो डिवाइड होती है और नए स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर इज द पेड़ और कह सकते हैं मोल्ड, स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करते हैं। व्हाट इज द स्पोरेंजियम? उसके ऊपर का कवच या कवर। आई बात समझ में? स्पोर क्या है? जो एक नए मोल्ड का निर्माण करता है, नए मोल्ड का, नए राइजोपस का फॉर्मेशन करता है। व्हाट इज द स्पोरेंजियम? जो उसके ऊपर कवर पाया जाता है, उसी के अंदर डिवाइड होता है। जब लोड बढ़ता है तो स्पोरेंजियम फट जाता है, सारे स्पोर जमीन में गिर जाते हैं और फिर वो एक नए स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करते हैं। स्पोरेंजियम इज द कवर, स्पोर नए स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से वो जमीन में अटैच होता है उसे कहते हैं राइजोइड। क्या कहते हैं? राइजोइड। याद नहीं होगा तो टेंशन नहीं है। सो आई होप ये समझ गए होंगे। व्हाट इज द स्पोरेंजियम? कवर होता है। व्हाट इज द स्पोर? ये एसेक्सुअल बॉडी है जो डिवाइड होती है। इसी की वजह से स्पोर जो है यही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, डिवाइड होता रहेगा, स्पोरेंजियम में लोड बढ़ेगा, स्पोरेंजियम फट जाएगा, जमीन में सारे स्पोर गिर जाएंगे और वो एक नए स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? नए स्पोरेंजियोफोर का। तो यही लिखा हुआ है, स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। इनके ऊपर थिक वॉल होती है। स्पोर जिसके अंदर बनते हैं उसको स्पोरेंजियम कहते हैं और उसके बाद यही स्पोर जमीन में गिर जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज द फंगस विच इज द राइजोपस एंड द पेनिसिलिन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइजोपस एंड द पेनिसिलिन। ओके, ठीक है, आई बात समझ में। सो अभी हमने एसेक्सुअल मोड का क्या क्या सीखा? एसेक्सुअल मोड में हमने सीखा फिजन,
ठीक है। उसके बाद फिजन के बाद हमने क्या सीखा, दो टाइप सीखे, बाइनरी फिजन, फिर हमने सीखा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल मैंने आपको पैरामीशियम यूग्लिना और अमीबा बताया। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल मैंने प्लाज्मोडियम बताया। फिर मैंने आपको बडिंग पढ़ाया। बडिंग में मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रा का बताया। हाइड्रा का भी डायग्राम आपके बुक में बना है तो बना सकते हैं। और ईस्ट बताया। फिर मैंने आपको स्पोर फॉर्मेशन बताया। दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम। इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो आज हमने 3 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अदर मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक इन वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ रखा और ये आपके लिए बहुत आसान है। सो कीप इट अप एंड थैंक यू सो मच।